बच्चों, आज के इस केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले हमने पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नेचर न्यूक्लियोफिलिक होता है, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सब्स्टिट्यूएंट का नेचर इलेक्ट्रोफिलिक होता है। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, इसको देख लेते हैं 2 मिनट में। इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन सीकर्स या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज या कहिए वे स्पीसीज जिनके सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट फर्स्ट कैरेक्टर होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड, ऑल लुईस एसिड और इलेक्ट्रोफाइल। If octet complete central atom must have vacant d orbitals। ये कैरेक्टर्स हैं इलेक्ट्रोफाइल्स के। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होते हैं, इनके ऑक्टेट इनकम्प्लीट होते हैं, जनरली पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ऑल लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल्स। सभी के सभी लुईस एसिड इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। कभी ऑक्टेट कंप्लीट होता है, उस केस में सेंट्रल एटम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होने अनिवार्य हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल के रूप में लिखिए, कैटायन है मेथिल कार्बोकैटायन, ये इलेक्ट्रोफाइल है। Cl+ इलेक्ट्रोफाइल है। AlCl3, देखिए इसके वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। एल्युमिनियम के वैलेंसी सेल में एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13, 283 और 3 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से आ जाएगा। 3 and 3 विल बी 6। एल्युमिनियम के वैलेंसी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि इसके पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी कि AlCl3 इलेक्ट्रोफाइल होगा। एक एग्जांपल लेते हैं SiCl4, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। सिलिकॉन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एटॉमिक नंबर 14, 284। वैलेंसी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और 4 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से आए हैं। 4 and 4 कितने हुए 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी कि इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, कंप्लीट ऑक्टेट है। क्या ये इलेक्ट्रोफाइल होगा? हमने पढ़ा है कि ऑक्टेट कंप्लीट होने के साथ वैकेंट डी ऑर्बिटल, सिलिकॉन पीरियड नंबर 3 का एलिमेंट है। पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं और वैकेंट डी ऑर्बिटल्स को बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करके वे ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। तो वे एलिमेंट जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, वे अपने डी ऑर्बिटल को बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करके अपने वैलेंसी सेल में मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। रीजन क्या है, सिलिकॉन पीरियड नंबर 3 का एलिमेंट है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं और वैकेंट डी ऑर्बिटल को इन्वॉल्व करके अपने ऑक्टेट का एक्सपेंशन कर सकता है।
एक दूसरा एग्जांपल लीजिए, CCl4, ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। कार्बन के वैलेंसी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन एंड 4 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम से आएंगे। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। कार्बन टेट्राक्लोराइड के कार्बन एटम में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या ये अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है। कार्बन पीरियड नंबर 2 का एलिमेंट है, यानी कि इसके पास d ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, ये क्वांटम संख्या में हमने पढ़ा है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 होगा तो एजीमिथल क्वांटम नंबर 0 और 1, 0 मतलब s और 1 मतलब p। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 और 1, 0 मतलब s, 1 मतलब p। पीरियड नंबर 2 एलिमेंट के पास d ऑर्बिटल्स नहीं होते, 2 d ऑर्बिटल्स नहीं होते, यानी कि CCl4 अपने ऑक्टेट का एक्सपेंशन नहीं कर सकता, तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा, ये इनर्ट होता है। जहाँ भी इनर्ट सॉल्वेंट की आवश्यकता होती है हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज करते हैं। एक दूसरा एग्जांपल लीजिए, BeCl2, BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 4, 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से मिलेगा। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो हमने देखा पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज वे स्पीसीज जिनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं और कंप्लीट होने के साथ वेकेंट d ऑर्बिटल्स होते हैं। वेकेंट d ऑर्बिटल्स किस में होते हैं, पीरियड नंबर 3 और उसके बाद के एलिमेंट में होते हैं। पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट के पास वेकेंट d ऑर्बिटल्स या किसी प्रकार का d ऑर्बिटल नहीं होता है। इस पर एक क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन है PCl5 एग्जिस्ट बट NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट, गिव रीजन। PCl5 में फास्फोरस किस एलिमेंट, किस पीरियड का एलिमेंट है, पीरियड नंबर 3 का, और NCl5 में नाइट्रोजन किस पीरियड का एलिमेंट है, पीरियड नंबर 2 का। तो फास्फोरस अपने ऑक्टेट का एक्सपेंशन कर सकता है क्योंकि उसके पास 3d ऑर्बिटल्स होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन के पास 3d ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, इस कारण ये अपने ऑक्टेट का एक्सपेंशन नहीं कर सकता। तो ये तो हुए इलेक्ट्रोफाइल्स। अब हम फिर से मेन टॉपिक पे आते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें सब्स्टिट्यूएंट का नेचर इलेक्ट्रोफिलिक होता है या सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक इसमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन in which substituent substituent reaction in which substituents nature are electrophilic। सब्स्टिट्यूएंट का नेचर अगर इलेक्ट्रोफिलिक होगा तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में सब्स्टिट्यूएंट का नेचर इलेक्ट्रोफिलिक होता है। इस रिएक्शन के लिए एरोमेटिक कंपाउंड जाने जाते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड का मेन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। अब देखिए एक एग्जांपल, फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन।
फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक टिपिकल एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, इस रिंग से H प्लस सब्स्टिट्यूएंट H प्लस रिप्लेस होता है, उसको रिप्लेस कौन करता है, CH3 प्लस मेथिल कार्बोकैटायन इस रिंग के H प्लस को रिप्लेस करता है। और मेथिल कार्बोकैटायन का नेचर क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक रिंग के मेन रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। अब रिंग के मेन रिएक्शंस का हम एक जनरल स्टडी करते हैं तो क्लियर हो जाएगा कि ये बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए जाना जाता है। देखते हैं एक एग्जांपल से ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। ये बेंजीन है, इस पर हम ये एक जनरल एग्जांपल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। अब इसकी मैकेनिज्म हम देखते हैं, जनरल रिएक्शन और एक जनरल मैकेनिज्म। स्टेप फर्स्ट क्या होता है, रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो जाहिर सी बात है कि स्टेप फर्स्ट क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये देखिए ये एक रिएजेंट है जिसमें E और NU सिग्मा बांड से जुड़े हैं। ये बांड हेटेरोलिटिकली ब्रेक होता है और E प्लस और NU माइनस में टूट जाता है, यानी कि ENU टूटता है E प्लस और NU माइनस। ये E क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, और NU क्या है, न्यूक्लियोफाइल। स्टेप सेकंड में क्या होता है, रिंग पे कौन पहले अटैक करेगा, ये बेंजीन रिंग है, इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करते हैं। न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक क्यों नहीं करेगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर फटाफट लिखिए। जब भी आप कुछ लाइक और कमेंट करते हैं तो उससे हमको इंस्पिरेशन मिलता है और आपके कमेंट से हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। तो जब भी आप वीडियो देखिए तो उसमें कुछ जो भी कमी या जो भी अच्छा लगे उसके लिए कमेंट करिए। तो इलेक्ट्रोफाइल पहले इस रिंग पर अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल नहीं करता है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक पहले नहीं होता है, क्यों, क्योंकि ये रिंग एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होता है। इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर क्यों होता है, देखिए यहाँ 3 कार्बन कार्बन डबल बांड है, ये 3 पाई बांड के कारण ये रिंग क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर हो जाता है। पाई बांड इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, क्यों, पाई बांड एक लूजली बांड होते हैं, माना जाता है कि वे इलेक्ट्रॉन एज ए सच वहीं पड़े होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये लूजली बांड इलेक्ट्रॉन्स या कहिए कि ये पाई बांड के इलेक्ट्रॉन्स इस रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर बनाए हुए हैं। तो अटैक पहले किसका होगा, इलेक्ट्रोफाइल्स का। बेंजीन रिंग किसके लिए जाना जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, रीजन के साथ लिखिए कमेंट बॉक्स में। तो ये इलेक्ट्रोफाइल्स इस पर अटैक करेगा। देखिए ये बांड यहाँ शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और जहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा E प्लस वहीं अटैक करेगा।
देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, तो यहाँ निगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। तो इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक करते हैं, जहाँ अटैक करते हैं उसके एडजेसेंट पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। इसका नाम क्या होगा? इसको हम बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स। एक और नाम है इसका वीलैंड रिएजेंट। वीलैंड रिएजेंट। तो ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना है इसको क्या बोलते हैं? वीलैंड रिएजेंट या सिग्मा कॉम्प्लेक्स या साइक्लोहेक्सा डायनिल कटायन। देखिए 6 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड है, तो साइक्लोहेक्सा 2 डबल बॉन्ड है, तो डाइनिल कटायन। तो स्टेप सेकंड में क्या बना आपका? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्या होगा? एरोमेटिक होगा कि नॉन एरोमेटिक होगा? देखिए इसको देखिए, इस सेंटर को, ये सेंटर क्या होगा? sp2 या sp3। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? यहाँ हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से यह सेंटर आउट ऑफ प्लेन हो जाता है। इस सिस्टम के प्लेनरिटी को ये सेंटर चेक कर देता है। अब ये नॉन प्लेनर सिस्टम हो गया। तो नॉन प्लेनर सिस्टम हो जाएगा तो क्या होगा? अब यहाँ रिजोनेंस पॉसिबल है। रिजोनेंस जिस तरह से बेंजीन में रिजोनेंस होता है उतना रिजोनेंस अब इसमें नहीं हो सकता है। अब इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, इसके बाद एक और स्ट्रक्चर बनेगा, उसको आप अपने कॉपी पे बनाइएगा। इसमें जगह नहीं है तो उसको हम छोड़ दे रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर्स क्या है? सिग्मा कॉम्प्लेक्स या वीलेन रिएजेंट या साइक्लोहेक्सा डायनिल कटायन। और स्टेप थर्ड डीप्रोटोनेशन या एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन में क्या होगा? यहाँ से H रिलीज होगा, स्टेप सेकंड में जो न्यूक्लियोफाइल था अब ये H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, और ओवरऑल क्या होगा? ये आपका मेन प्रोडक्ट बन जाता है। ये क्या है? सब्स्टिट्यूटेड। ये क्या है? एरोमेटिक है। ये क्या है? ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्या है? एरोमेटिक होगा कि नॉन एरोमेटिक? अभी बताए थे। इस सेंटर पे क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण क्या हो जाएगा? यह आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। ये पूरा सिस्टम
नॉन प्लेनर हो जाएगा, और नॉन प्लेनर होने की वजह से क्या होगा, ये नॉन एरोमेटिक होगा, एरोमेटिसिटी इसकी ख़त्म हो जाएगी। तो कोई भी सिस्टम क्या चाहता है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड अगर H+ रिलीज करने से एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाता है तो क्या होगा, वह स्टेप बहुत ही फास्ट होगा, क्योंकि सभी एरोमेटिक सिस्टम बहुत ही स्टेबल होते हैं। एरोमेटिक सिस्टम अपनी स्टेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। यानी कि ये स्टेप क्या होगा, फास्ट। ये क्या है, नॉन एरोमेटिक यानी कि अनस्टेबल, और ये क्या है, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, एरोमेटिक यानी कि स्टेबल। अनस्टेबल से स्टेबल बन रहा है, यानी कि ये स्टेप फास्ट होगा। स्टेप सेकंड में देखिए क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का जब अटैक हो रहा है तो जो प्रोडक्ट बन रहा है सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है, और ये क्या है, एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बनना क्या होगा, स्लो स्टेप होगा या फास्ट स्टेप? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप जानते हैं एरोमेटिक सिस्टम क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, और नॉन एरोमेटिक सिस्टम अनस्टेबल होते हैं। तो क्या होगा, स्टेबल से अनस्टेबल बनना चाहेगा, नहीं बनना चाहेगा। जब नहीं बनना चाहेगा तो अगर कोई इस तरह का स्टेप हो कि स्टेबल से अनस्टेबल हो तो क्या होगा, वो स्लो स्टेप होगा, स्लो स्टेप। स्टेप सेकंड रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, वो जनरल इनिशिएशन स्टेप है। स्टेप सेकंड और स्टेप थर्ड, इसी से आपको कंपेयर करना है। स्टेप सेकंड में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है, और स्टेप थर्ड में डीप्रोटोनेशन हो रहा है या एरोमेटाइजेशन हो रहा है। इसमें एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक सिस्टम बन रहा है, एरोमेटिक सिस्टम स्टेबल है और नॉन एरोमेटिक सिस्टम अनस्टेबल है, यानी कि स्टेबल से स्टेप अनस्टेबल बन रहा है। तो इस तरह के सिस्टम क्या होंगे, इस तरह के स्टेप स्लो स्टेप होंगे, क्योंकि कोई भी सिस्टम अपने स्टेबिलिटी को ख़त्म करना नहीं चाहेगा। सब चाहता है, सारे सिस्टम स्टेबिलिटी को अटेन करना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि हम मैक्सिमम स्टेबल स्टेट में रहें। तो इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है अनस्टेबल है, इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है स्टेबल है, यानी कि ये स्टेप फास्ट और ये स्टेप स्लो होगा। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होगा, इस रिएक्शन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा, स्टेप फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये बात अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नहीं समझ में आई तभी भी लिखिएगा, उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये तो हुआ जनरल मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम एक स्पेशल एग्जांपल लेंगे, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन। फिडल क्राफ्ट रिएक्शन। हम लेते हैं जनरल एग्जांपल फिडल क्राफ्ट रिएक्शन। फिडल क्राफ्ट रिएक्शन में किसी एरोमेटिक रिंग को लेते हैं, बेंजीन या एक्टिवेटेड बेंजीन। ये क्या है, बेंजीन। इसको एल्किल हैलाइड से ट्रीट करते हैं और कैटलिस्ट के रूप में एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड लेते हैं। तो ये एल्किल डेरिवेटिव, एल्किल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन प्रोडक्ट के रूप में बनता है। तो फिडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन रिंग या एक्टिवेटेड बेंजीन लेते हैं
और उसका रिएक्शन एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड से कराते हैं। प्रोडक्ट के रूप में एल्किल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन प्राप्त होता है और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन का रिएक्शन मेथिल क्लोराइड से कराते हैं और एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट लेते हैं। एज ए रिजल्ट प्रोडक्ट के रूप में टॉलुइन मिलता है और HCl। तो यहाँ देखिए ये भी एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, एरोमेटिसिटी रिटेन होती है और H प्लस की जगह पे कोई इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है। फिडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, रिंग या एक्टिवेटेड रिंग लिया जाता है। डीएक्टिवेटेड रिंग पे ये रिएक्शन नहीं होता है। तो रिंग या एक्टिवेटेड रिंग पर रिएक्शन किसका कराते हैं, एल्किल हैलाइड का। कैटलिस्ट क्या लेते हैं, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। प्रोडक्ट क्या मिलता है, एल्किल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन मिलता है। अब इसकी मैकेनिज्म देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। यह रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक टिपिकल एग्जांपल है। देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। पीछे हमने देखा था जनरल मैकेनिज्म। जनरल मैकेनिज्म में क्या था, स्टेप फर्स्ट क्या था, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। देखिए एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड मेथिल क्लोराइड से Cl माइनस एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। बनता क्या है, CH3 प्लस और AlCl4 माइनस। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। स्टेप सेकंड में क्या होता है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। स्टेप सेकंड में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है और सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है। ये इलेक्ट्रोफाइल जहां अटैक करता है वहीं पे ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के कारण आ जाते हैं। और ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है। और ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स रिजोनेंस के कारण देखिए कितने स्ट्रक्चर बनाता है। ये आपका इन तीनों का रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। और ये तीनों क्या है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स या व्हीलन रिएजेंट या साइक्लो हेक्साडाइनिल कैटायन। और स्टेप थर्ड में क्या होगा, स्टेप थर्ड डीप्रोटोनेशन या एरोमेटाइजेशन। इसमें क्या होगा, ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है
ये H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, तो देखते हैं स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ। CH3Cl से Cl माइनस निकल के AlCl3 के पास चला गया, बना क्या, CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल बना। तो यहाँ AlCl3 का रोल है इलेक्ट्रोफाइल के जनरेशन में हेल्प करता है। इट फैसिलिटेट द रिलीज ऑफ CH3 प्लस। मेथिल कोलाइड से भी CH3 प्लस प्राप्त हो सकता है, लेकिन उसका पोटेंशियल इतना कम होगा कि रिएक्शन रेट बहुत ही कम होगा, यील्ड बहुत ही पुअर आएगा। तो एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन ईज हो जाता है, काफ़ी तेजी से इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है। और यह इलेक्ट्रोफाइल या CH3 प्लस जहां अटैक करता है उसके एडजेसेंट पोजीशन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। तो स्टेप सेकंड में CH3 यहाँ अटैक करता है, ये जहाँ ये अटैक करता है ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वहीं शिफ्ट हो जाते हैं, यानी कि जिस सेंटर पे ये पॉजिटिव सेंटर या इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा उसके ठीक एडजेसेंट पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं। ये स्टेप स्लो स्टेप होता है। क्यों ये स्लो स्टेप होता है, क्योंकि एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक सिस्टम अनस्टेबल होता है, इस वजह से यहाँ आना डिफिकल्ट है। और डिफिकल्ट प्रोसेस क्या होते हैं, स्लो होते हैं। तो ये स्लो प्रोसेस है। और स्टेप थर्ड में क्या हो रहा है, यहाँ से H प्लस रिलीज हो रहा है अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आके इस सिस्टम को फिर से एरोमेटिक सिस्टम में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि इसमें नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक सिस्टम बन रहा है, यानी कि ये फास्ट स्टेप होगा। तो ये रहा ओवरऑल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म। इसमें स्टेप फर्स्ट क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के जनरेशन में AlCl3 का रोल क्या है, इट फैसिलिटेट रिलीज ऑफ CH3 प्लस। CH3 प्लस जो इलेक्ट्रोफाइल है उसके जनरेशन को क्या कर देता है, AlCl3 ईज कर देता है। तो CH3 प्लस के रिमूवल को, जनरेशन को एल्युमिनियम क्लोराइड फैसिलिटेट करता है। और यह CH3 प्लस एक्टिवेटेड रिंग या बेंजीन रिंग पे अटैक करता है, डीएक्टिवेटेड रिंग पर अटैक नहीं कर सकता है। इसका रीजन कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए बता देते हैं, CH3 प्लस एक लो पोटेंशियल का इलेक्ट्रोफाइल है, इस कारण वो ये वही अटैक करेगा जो सिस्टम बेंजीन या उससे अधिक एक्टिवेटेड हो। तो CH3 प्लस एक लो पोटेंशियल का इलेक्ट्रोफाइल है, इस वजह से ये उन्हीं रिंग पे रिएक्शन करता है जो एक्टिवेटेड होते हैं या कम से कम डीएक्टिवेटेड नहीं होते हैं। डीएक्टिवेटेड एरोमेटिक सिस्टम फिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं शो करते। और स्टेप थर्ड फास्ट स्टेप, ये एरोमेटाइजेशन होता है, इसमें H प्लस रिलीज होता है और एरोमेटिक एल्किल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन बनता है। आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट